everyone, this is Janvi and welcome to Study C. From this video, we are going to start Class 10, History Chapter 1, The Rise of Nationalism in Europe. So, 200 years पहले यानी 200 साल पहले यूरोप जैसा आज हम देखते हैं वैसा नहीं होता था। जैसे आज हम देखते हैं जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, यूरोप में बहुत सारे नेशंस हैं, लेकिन उस टाइम पे 200 इयर्स पहले 18th 19th सेंचुरी में ये अलग अलग नेशंस नहीं हुआ करते थे। तो क्या होता था, वहाँ पे किंगडम्स थी, एम्पायर्स थे, राजा रूल किया करते थे। जैसे आज भी हमें इंग्लैंड में देखना मिलता है क्राउन रूल चल रहा है, बट वो अलग है। और जो एम्पायर एंड किंगडम्स में जिस टाइप से राजा रूल किया करते थे वो अलग था। क्यों? जैसे इंडिया में अलग अलग किंगडम्स थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, उसी टाइप से यूरोप में चल रहा था। अब जो मोनार्की थी यानी जो राजा थे वो कभी कभार क्या करते थे, जो कम्युनिटीज हैं, जो वहाँ के सिटीजन्स हैं, उनको बहुत ज्यादा ही ऑप्रेस किया करते थे, उनके राइट्स उनसे छीन लिए जाते थे। लेकिन इतने ऑपरेशन के बाद भी, इतने दबाव के बाद, अपने सारे राइट्स छिन जाने के बाद भी जो सिटीजन्स थे वो एकजुट होकर अपने राइट्स के बारे में बात ही नहीं कर रहे थे। ऐसा क्यों? क्योंकि उस टाइम पे नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप ही नहीं हुई थी। लोगों को ये पता ही नहीं था कि हम जिस एरिया में रह रहे हैं, इतने एरिया में हम जितने भी लोग रह रहे हैं, हमारी हिस्ट्री सेम है, हमारा कल्चर सेम है, हमारा ट्रेडिशन सेम है, इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं था। जब उन्हें ये सब पता ही नहीं है, इस चीज की नॉलेज ही नहीं है, तो वो कनेक्टेड कहाँ से फील कर पाएंगे? वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाए, उनमें यूनिटी नहीं आ पाई, और यही मेन रीजन था कि उनमें नेशनलिज्म की फीलिंग ही डेवलप नहीं हो पाई। उन्हें पता ही नहीं था कि राष्ट्रवाद होता क्या है। और यही सब स्टार्ट हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। 1789 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, कहाँ पे हुआ था? ऑफ कोर्स फ्रांस में होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन है। फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ 1789 में, और उसी से नेशनलिज्म की फीलिंग इमर्ज हुई। लोगों को पता चला कि अच्छा, नेशनलिज्म जैसी भी कोई फीलिंग है, हमारा खुद का जो नेशन है यानी खुद की जो बाउंड्री है हमारी, हम सबका यहाँ पे हिस्ट्री सेम है, हमारा कल्चर सेम है, ट्रेडिशन सेम है, और इसी वजह से लोग धीरे धीरे एक दूसरे से कनेक्टेड फील कर पा रहे थे। और जब वो कनेक्टेड फील कर पा रहे थे, जब उनमें यूनिटी आई, तब जाके नेशनलिज्म की ग्रोथ हुई। तब लोगों ने डिसाइड किया कि हाँ, ये राजा कौन है? हमने तो ऐसे इलेक्ट नहीं किया, तो राजा हम पे रूल कैसे कर सकता है? हम सिटीजन्स हैं, हम लोगों को राइट है कि हम उस इंसान को इलेक्ट करें जो हमें रूल करे। जैसे आज हम देख रहे हैं हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हम लोग इलेक्ट करते हैं, वोट देते हैं, उसके बाद जाके हमारी गवर्नमेंट बनती है। यानी कि क्या है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है। उस टाइम पे तो डेमोक्रेसी के बारे में किसी को पता ही नहीं था। डेमोक्रेसी के बारे में नहीं पता था तो नेशनलिज्म के बारे में कहाँ से पता होगा? एक तरह से ये दोनों चीजें कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि वहां भी लोगों ने बात करी थी कि हम लोग अपने राजा को खुद इलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे डेमोक्रेसी में भी हम क्या करते हैं, अपनी गवर्नमेंट को खुद इलेक्ट करते हैं। और ये हम इलेक्ट कब करेंगे? जब हमें नेशनलिज्म की फीलिंग होगी, जब हमें पता होगा कि हाँ, ये टेरिटरी हमारी है, हमारी कंट्री है, और यहाँ पे हमें कौन रूल करेगा उसे हमें इलेक्ट करना है। तो जब तक उन्हें पता ही नहीं है कि नेशनलिज्म क्या है, हमारा नेशन क्या है, तब तक वो अपने नेशन के लिए अपनी गवर्नमेंट कहाँ से इलेक्ट करेंगे? तो एक तरह से नेशनलिज्म और डेमोक्रेसी दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। अब ये चैप्टर जो स्टार्ट होता है उसमें सबसे पहले आती है एक बहुत ही फेमस पेंटिंग। अब ये पेंटिंग बनाई किसने है? फ्रेडरिक सूरियो ने 1848 में। अब इस पेंटिंग का नाम क्या है? द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। अब इसके नाम से पता चल रहा है कि हाँ, डेमोक्रेसी की बात की गई है, सोशल रिपब्लिक यानी सोसाइटी को कैसे फ्री करवाया जाए उसकी बात की गई है। तो ये जो नाम है बड़ा तो है, पर इसकी मीनिंग भी डीप है। इसकी मीनिंग हमें कहाँ से पता चलेगी? फ्रेडरिक सूरियो के यूटोपियन विजन से। अब यूटोपियन विजन क्या होता है? यूटोपिया यानी कि इमेजिनेशन। अगर मैं आज बोलूं कि हाँ, मैं चाहती हूँ कोई ऐसा इन्वेंशन हो जाए कि हम लोग
नेचुरल डिजास्टर से बच सके। अब ऐसा तो कोई नहीं है जो नेचुरल डिजास्टर से, प्रकृति से बच जाए, लेकिन अगर मैं ऐसा चाहूँ कि हाँ कुछ ऐसा हो, हम लोगों को ना अर्थक्वेक फील हो, ना हमें सुनामी का असर हमें देखने को मिले अपनी सोसाइटी पर, अगर मैं ऐसा कुछ चाहूँ तो ये यूटोपिया ही है ना, रियल तो नहीं लग रहा है, ये सब इमेजिनेशन लग रहा है कि हाँ नेचुरल डिजास्टर से कैसे बचा जा सकता है। अब ऐसा तो नहीं है कि हाँ जैसी सुनामी आई यहाँ पे शील्ड खड़ी हो गई और हम तक पानी पहुंचा ही नहीं, एक इनविजिबल शील्ड है जैसा हम मूवीज में देखते हैं। ये सब इमेजिनेशन है, मूवीज में जो दिखाया जाता है वो भी इमेजिनेशन है, साइ-फाई मूवीज में जो दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये सब इमेजिनेशन जो है वो कहलाते हैं यूटोपियन विजन। तो उस टाइम पे जब लोगों को ऐसा लगा था कि ये तो इम्पॉसिबल है, राजा क्या करते थे, अपनी जो आइडेंटिटी है वो गॉड से जोड़ के बताया करते थे। तो लोगों को लगता था कि इन्हें तो गॉड ने भेजा है हम पे रूल करने के लिए, तो हम इनके अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं। तब तक लोगों को पता ही नहीं था कि हाँ डेमोक्रेसी नाम की भी कोई चीज होती है जिसके थ्रू हम अपनी गवर्नमेंट, अपना राजा खुद चूज कर सकते हैं। तो ये जो डेमोक्रेसी वाली जो फीलिंग थी वो लोगों के लिए एक यूटोपियन विजन थी, यानी कि एक इमेजिनेशन थी। और यही सब फ्रेडरिक सोरियो ने अपनी पेंटिंग में बताया, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। तो इसीलिए ये एक यूटोपियन विजन कहलाया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे किसी को पता नहीं था डेमोक्रेसी क्या होती है। अब इस पेंटिंग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस पेंटिंग के क्या मेन फीचर्स थे। Procession of people from different nations of Europe and America marching towards a statue of liberty. Liberty का मतलब क्या होता है, फ्रीडम, जहां हमें आजादी मिले। तो इस पेंटिंग में जो फ्रेडरिक सोरियो हैं उन्होंने एक स्टैचू बना रखी है जो लिबर्टी डिपिक्ट करती है, लिबर्टी को रिप्रेजेंट करती है, जो फ्रीडम की एक मूर्ति है, आजादी की मूर्ति बना रखी है उन्होंने। तो उसी स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने से काफी लोग प्रोसेशन यानी रैली में जा रहे हैं, लाइन लगी हुई है लोगों की। अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी होल्डिंग अ टॉर्च इन वन हैंड एंड चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन द अदर। अब यहाँ पे हो रही है बात राइट्स ऑफ मैन की, यानी उस टाइम पे पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, विमेन के राइट्स के बारे में कोई सोचता नहीं था, वुमेन को कोई राइट्स ही नहीं दिए गए थे। पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, यानी मेन के बारे में सोचा जाता था। तो जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसके एक हाथ में टॉर्च है, और टॉर्च क्या शो कर रही है, एनलाइटनमेंट यानी नॉलेज। किस चीज की नॉलेज, इस चीज की कि हाँ लोगों को पता चले फ्रीडम भी कुछ होता है, इक्वालिटी भी कुछ होती है, डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज होती है। ये सारी चीजें उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करती थी, उस टाइम पे लोगों को उतनी नॉलेज नहीं थी, इन सब चीजों के बारे में लोग इतने लिटरेट नहीं थे। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी ने जो टॉर्च पकड़ रखी है वो एनलाइटनमेंट को शो करती है, यानी नॉलेज को, इन्हीं सब चीज की नॉलेज को, कि लोग अपने राइट्स के बारे में जाने समझें। तो जो टॉर्च है वो एनलाइटनमेंट शो करती है, और जो चार्टर यानी एक डॉक्यूमेंट पकड़ रखा है उन्होंने अपने दूसरे हाथ में, और उस डॉक्यूमेंट पे क्या लिखा हुआ है, राइट्स ऑफ मेन, यानी कि मेन के क्या क्या राइट्स हैं उन सब के बारे में लिखा हुआ है, वुमेन के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, कोई मेंशन नहीं। Broken chains lie on the ground, symbolizing the end of absolutist rule. अब absolutist rule का क्या मतलब है, यहाँ पे बात हो रही है मोनार्की से, मोनार्कियल सिस्टम से, यानी राजा का जो रूल है उसके बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पे क्या है कि ब्रोकन चेन्स देखने को मिलेंगी आपको, पेंटिंग जो है फ्रेडरिक सोरियो की, उसमें बैकग्राउंड हो गया पीछे का एरिया पेंटिंग में, फोरग्राउंड हो गया यानी उस पेंटिंग में मेन जो रैली है लोगों की उससे आगे का एरिया। तो आगे आपको ग्राउंड जो दिखेगा, फोरग्राउंड में जो अर्थ दिखेगी, जो आपको ग्राउंड दिखेगा, वहां पे काफी सारे ब्रोकन चेन्स, टूटे हुए चेन्स दिखाई देंगे, और क्राउन्स भी दिखाई देंगे, क्राउन यानी ताज। अब वो सब क्या शो कर रहे हैं कि लोगों की डिमांड है कि वो सारे मोनार्कियल सिस्टम को खत्म कर दें। अब लोग चाहते हैं कि डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो, वो खुद का रूल लेके आए, ना कि राजा उन पर रूल करे। तो इसीलिए वो जो क्राउन्स हैं राजा महाराजाओं के, वो ऐसे फोरग्राउंड में जमीन पे बिखरे हुए दिखाए हैं, वो भी ऐसे नहीं कि सही सलामत रखे हुए, टूटे फूटे दिखाए हैं, ब्रोकन चेन्स दिखाई हैं और ब्रोकन क्राउन्स दिखाए हैं वहां पे फोरग्राउंड में। Then flags of different nations are carried by groups. अब जो लोगों ने रैली निकाल रखी है, लोग जो मार्च कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो ऐसी खाली हाथ मार्च कर रहे हैं, सबके हाथ में झंडा है, फ्लैग है, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Figures of Christ, saints and angels in the sky symbolizing
फ्रेटर्निटी अमंग नेशंस। अब फ्रेटर्निटी क्या होती है? फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा, जिसे हिंदी में बोला जाता है ब्रदरहुड। और ये जो फीलिंग है वो तभी आएगी जब हम यूनाइटेड फील करेंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील करेंगे। तो ये जो लोग मार्च कर रहे हैं वो एक तरह से उन्हें उन मार्च करते हुए लोगों को कौन देख रहा है? ऊपर से स्काई में से क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट देख रहे हैं, दूसरा सेंट्स देख रहे हैं, और तीसरा एंजल। ये सब लोग ऊपर से इन मार्च करते हुए लोगों को देख रहे हैं। और ये सारी जो पूरी पेंटिंग में सारी चीजें जो साथ में जोड़ के बताई जाएं, एक तरह से समरी दी जाए, तो इस पेंटिंग में क्या दिखाया जा रहा है? फ्रेटर्निटी की फीलिंग, कि सब यूनाइटेड हो गए हैं। अब उन्हें किंग के रूल से डरने की जरूरत नहीं है, उन्हें पता चल गया है नेशनलिज्म क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होती है। वो अपना रूल इस्टेब्लिश करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वो यूनाइटेड हो चुके हैं, यानी उनमें ब्रदरहुड की फीलिंग आ चुकी है। तो ये सब फ्रेडरिक सूरियो ने अपनी पेंटिंग में डिपिक्ट किया था। और ये उनका यूटोपियन विजन क्यों था? बिकॉज ये सब डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब उस टाइम पे एक इमेजिनेशन थी, क्योंकि रियलिटी में लोगों ने ये सब फील नहीं किया था, उन्हें तो पता ही नहीं था डेमोक्रेसी क्या होती है। इसलिए ये सब एक यूटोपियन विजन था फ्रेडरिक सूरियो का, बट ये बाद में रियलिटी में बदला। Who is in the procession? अब ये जो पेंटिंग में प्रोसेशन चल रहा है, जो रैली चल रही है, उसमें कौन कौन था? उसमें मेनली 2 ग्रुप्स थे। फर्स्ट ग्रुप पीपल ऑफ यूएसए एंड स्विट्जरलैंड। फर्स्ट ग्रुप में यूएसए और स्विट्जरलैंड के लोग थे। इन लोगों ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर लिया, यानी कि ये यूएसए और स्विट्जरलैंड इस टाइम पीरियड तक नेशन स्टेट्स बन चुके थे, आजाद हो चुके थे। सेकेंड ग्रुप में कौन कौन है? फ्रांस। और फ्रांस के पीछे कौन कौन चल रहा है? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, हंगरी और दूसरी भी बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं जो फ्रांस के पीछे पीछे चल रही हैं। फ्रांस जस्ट अभी स्टैचू ऑफ लिबर्टी तक पहुंचा है। ये क्या शो कर रहा है कि फ्रांस जो है उसने भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो डेवलप कर ली है, एस्टैब्लिश कर ली है लोगों के मन में। और अब धीरे धीरे वो टाइम आ गया है कि फ्रांस अब आजाद हो जाएगा, एक नेशन स्टेट बन जाएगा। और उसी के पीछे पीछे जो कंट्रीज चल रही हैं वो सब फ्रेंच रेवोल्यूशन से एक तरह से इंस्पायर्ड थी, और उन सब ने भी अपनी आज़ादी की बात करी, नेशन स्टेट्स डेवलप करने में अपना एक तरह से योगदान दिया, सहयोग किया। कंटेक्स्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। अब 19th सेंचुरी में क्या सब चल रहा था, 19th सेंचुरी के बारे में जानते हैं। 19th सेंचुरी की बात हुई है, यानी कि ये 19 यहाँ पे लिखा है, इससे जस्ट पीछे का नंबर ले लो। 19th सेंचुरी क्या हो गई? 1801 से 1899, ये हो गई 19th सेंचुरी। और जहां यहाँ पे 1900 लग जाएगा वहां से 20th सेंचुरी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो 19th सेंचुरी में यानी 1801 से 1899 तक का जो टाइम पीरियड है उसमें क्या सब हुआ? तो अर्ली 19th सेंचुरी, अर्ली यानी थोड़ी जल्दी आ जाओ। अब यहाँ पे क्या है, हाफ सेंचुरी अगर मैं बोलूँ, इन द मिड ऑफ 19th सेंचुरी, मिड 19th सेंचुरी क्या हो जाएगी? 1850। अब अर्ली बोला, उससे पहले आ जाओ, 1850 से पहले पहले का जो टाइम पीरियड है वो हो गई अर्ली 19th सेंचुरी। अब अर्ली 19th सेंचुरी में क्या हो रहा था? यूरोप वॉज डोमिनेटेड बाय एब्सोल्यूट मोनार्कीज। यूरोप में अर्ली 19th सेंचुरी में एब्सोल्यूट मोनार्कीज का रोल था, यानी कि जो किंग्स थे वो बहुत ज्यादा अपनी पावर को एस्टैब्लिश कर चुके थे, वो बहुत ज्यादा ऑप्रेस कर रहे थे लोगों को। विद द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, अब यहाँ पे नेशनलिज्म की ग्रोथ हुई, a feeling of unity and pride among people who share common history, culture and territory। अब नेशनलिज्म की ये डेफिनेशन भी हो गई। नेशनलिज्म क्या है? वो एक ऐसी फीलिंग है जहाँ पे लोग यूनाइटेड फील करते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते हैं, और प्राइड वाली फीलिंग होती है उनके लिए। क्यों? क्योंकि अब उनके लिए एक खुद का नेशन बन रहा है। अब नेशन जब बनेगा, अपनी खुद की जो कंट्री है, तो देशभक्ति वाली तो फीलिंग डेवलप होगी ना, यानी कि नेशनलिज्म के साथ पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति वाली फीलिंग साथ में आती है। तो यूनाइटेड फील करते हैं लोग और प्राइड फील करते हैं। क्यों फील करेंगे? ऐसे ही थोड़ी अपने आप ये सारी फीलिंग्स डेवलप हो जाएंगी।
वो इसलिए फील करते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें इस चीज की नॉलेज हो जाती है कि उनका कल्चर, उनकी हिस्ट्री और उनकी टेरिटरी सब सेम है, हम सब सेम हैं, हम सब यूनाइटेड हैं, हम सब एक कंट्री बनाते हैं मिल करके। तो इसीलिए उनके अंदर यूनाइटेड वाली, एकजुटता वाली फीलिंग आती है और वो लोग प्राइड भी फील करते हैं अपनी कंट्री पर। तो जैसे जैसे नेशनलिज्म का ग्रोथ हुआ, नेशनलिज्म ग्रो किया, वैसे वैसे जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थे इसी 19th सेंचुरी में, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थे उन्होंने मोनार्कीज को रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया विद नेशन स्टेट्स बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड फ्रीडम। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि नेशनलिज्म की ग्रोथ हो चुकी है, नेशनलिज्म लोगों के अंदर, मन में, उनके हार्ट में एस्टैब्लिश हो चुका है, डेवलप हो चुका है नेशनलिज्म। ओके, तो अब लोग क्या करेंगे, अब उन्हें जब पता है कि हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, हम सब यूनाइटेड हैं, तो वो क्या करेंगे, अब जब हम सब साथ में जुड़ जाते हैं तो क्लास में भी जैसे हम लोग एक ग्रुप बना लेते हैं, एक यूनियन बना लेते हैं, एक टीचर है जो फालतू में हम लोगों को मारती पीटती है, तो जब हम लोग एकजुट हो जाएंगे, प्रिंसिपल मैम के पास कंप्लेन कर आएंगे, उसके बाद वो टीचर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, टीचर ही चेंज हो जाती है ना। उसी तरह से जब लोग यूनाइटेड हो गए, कनेक्टेड फील करने लगे, तब उन्हें पता था कि हाँ, अब जब हम यूनाइटेड हो चुके हैं, हम एकजुट हैं, तो राजा हम पे एक तरह से ऑपरेशन नहीं कर सकता, हमारी वॉइस नहीं दबा सकता, हमारे राइट्स नहीं मार सकते राजा। तो लोगों ने नेशनलिस्ट मूवमेंट चलाने स्टार्ट किए, उन्होंने राजा को रिप्लेस करने की कोशिश करी, राजा के अगेंस्ट में मूवमेंट स्टार्ट करे, और इसी की वजह से धीरे धीरे क्या हुआ, मोनार्कीज यानी राजा का जो रूल है वो हट गया और नेशन स्टेट्स बन गए, जिन्हें आज हम जर्मनी, फ्रांस, रशिया इन सब नाम से जानते हैं। धीरे धीरे ये सारे नेशन स्टेट्स बन गए। अब इन नेशन स्टेट्स में क्या था, ऐसा नहीं है कि जो मोनार्की कर रही थी, जिस टाइप से रूल मोनार्कियल सिस्टम था जिसमें ऑपरेशन किया जाता था लोगों पे, जिसमें लोगों के राइट्स के बारे में बात नहीं की जाती थी, उसके जस्ट अपोजिट अब नेशन स्टेट्स डेवलप हुए। नेशन स्टेट्स में सब लोग इक्वल थे, इक्वल बिफोर द लॉ, सबके लिए लॉ भी सेम थे और कानून की नजर में सब एक बराबर थे। एंड फ्रीडम, लोगों को हर तरह के राइट्स, ऐसा नहीं है कि किसी का मर्डर भी कर देंगे उसका भी राइट है, नहीं, तो लोगों को फ्रीडम थी कि हाँ, अपने जो बेसिक राइट्स हैं उन्हें वो एंजॉय कर सकते हैं, बट वो दूसरों की लाइफ को या दूसरों के जो बेसिक राइट्स हैं उन्हें खत्म नहीं कर सकते। तो इक्वालिटी और फ्रीडम, इस पर बेस्ड नेशन स्टेट्स बनने लगे। तो ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। और अगर आपको इसी चैप्टर की नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो चाहिए तो स्टडी विद स्टडी सीट से जुड़े रहें।